हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं बेटा। आगे चल ही रहे हैं और हम लोग जो है डायपोल मोमेंट तक पहुंच गए थे। आई थिंक डायपोल मोमेंट में भी हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था और आज सिर्फ उनके जो है एप्लीकेशंस देखनी थी। 2-3 एप्लीकेशन है वो देखनी है आपको, है ना। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट में एक चीज रह गई थी बेटा यहाँ पे, है ना। वो देख लो आप पहले। इसकी यूनिट रह गई थी, कल इसकी यूनिट बताना रह गई थी। तो इसकी यूनिट जो होती है डी बाय होती है इसकी, है ना। 1 डी बाय, इसको कैपिटल डी बोलते हैं वैसे तो। 1 डी बाय जो होती है वो होती है 1 × 10⁻⁻18 ESU × सेंटीमीटर, ठीक है। ESU बोला जाता है बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो था Q × D, तो दोनों के बीच में सेंटीमीटर में डिस्टेंस, और ESU किसकी थी? चार्ज का मैग्नीट्यूड जो हम लोगों ने दिया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और अगर मैं इसको एम केस में देखूं तो 1D = आपके पास में होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम × मीटर, ठीक है। तो ये दो तरह की जो यूनिट है आपको याद रखनी है। सॉरी, यूनिट डी बाय है, इसकी जो वैल्यूज हैं दो तरह की वो आपको याद रखनी है। एक होती है 1 × 10⁻18 ESU × सेंटीमीटर। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और यहां पर ये 1.6 × 10⁻19 कूलाम × मीटर। अब इसमें जो है अगला पॉइंट ये है कि हम लोग क्या करते थे कि म्यू = अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो जो मॉलिक्यूल होता था वो पोलर होता था और सिमेट्रिकल होता था। सॉरी, पोलर एंड अनसिमेट्रिकल होता था। अनसिमेट्रिकल होता था। और म्यू अगर इक्वल टू 0 है तो नॉन पोलर और सिमेट्रिकल होता था। तो कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, यह हमें कौन बताएगा? यह हमें बताएगा डायपोल मोमेंट। कौन बताएगा? डायपोल मोमेंट। और इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? इससे हम लोग एक टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वो कौन से? सोल्युबिलिटी वाले। सोल्युबिलिटी क्या बोलती है कि पोलर मॉलिक्यूल जो है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ही डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल dissolve in non-polar solvent। तो कोई भी पोलर कब होगा? जब उसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे कि अगर मैं देखूं NH3 यहां पर क्या है? पोलर है। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था इसकी जो म्यू का जो डायरेक्शन थी वो ऊपर की तरफ थी सारी, तो सब जुड़ रहे थे, रिजल्टेंट जुड़ रहा था यहाँ पे, म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था। तो ये एक तरीके का पोलर मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं इसको घोलना चाहूं किसमें? वाटर में। और वाटर खुद भी क्या एक तरीके से पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये वाटर, ये भी क्या एक तरीके का पोलर सॉल्वेंट है। तो ये दोनों आपस में अच्छे से घुलेंगे, डिसॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन मैं किसी पोलर मॉलिक्यूल को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट के पास में लेके जाऊं, जैसे कि अगर मैं इसको घोलने के लिए लेके जाऊं बेंजीन के पास, बेंजीन मतलब कि C6H6, तो बेंजीन मना कर देगा, नहीं घोलूंगा मैं उसको, है ना, नहीं घोल सकता मैं उसको, ठीक है। घुलेगा, तुम जबरदस्ती करोगे, थोड़ा बहुत दे दूंगा, लेकिन पूरा तो नहीं घोल सकता क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं इतनी घोलने की, क्योंकि भाई साहब वो तो पोलर नेचर के, है ना, वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है वहां पे।
उनको घोलने की मेरी औकात ही नहीं है, मैं घोल ही नहीं सकता, ऐसा बोलेगा C6H6। क्यों? क्योंकि C6H6 क्या है? एक तरीके का नॉन पोलार सॉल्वेंट। अब नॉन पोलार सॉल्वेंट में नॉन पोलार घुल सकता है, ठीक है, लेकिन पोलार में सिर्फ पोलार ही घुलेगा और नॉन पोलार में नॉन पोलार ही घुलेगा। अगर मैं बोलूं यहां पर एग्जांपल के तौर पे कि NH3H2O में घुल जाओ, घुल जाएगा। NH3 बेंजीन में घुल जाओ, नहीं घुलेगा। मैं बोलूं कि CH3COOH बेंजीन में घुल जाओ, घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक नॉन पोलार कभी भी पोलार के अंदर नहीं घुलेगा, पोलार कभी भी नॉन पोलार के अंदर नहीं घुलेगा अच्छे से पूरा कंप्लीटली। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है वहां पर, अलग टाइप के बंध बनते हैं तो घुल जाएगा। कैसे? हाइड्रोजन बंध बनते हैं बेटा, अभी पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, है ना। पोलार नॉन पोलार से फिर उसका रिलेशन नहीं रहता, उससे का रिलेशन किससे बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से बन जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो कैपेसिटी वो अलग टाइप की होती है, वहां पर वो डिसोल्व हो सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहे तब तक वो डिसोल्व फिर वहां पर नहीं होंगे। वहां पर फिर क्या लागू होगा? वहां पर यही लागू होगा, म्यू इक्वल टू 0 और म्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि अगर मुझे यहां पर डायपोल मोमेंट के थ्रू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? म्यू चाहिए, और दो तरह का म्यू चाहिए। एक तो मुझे प्रैक्टिकली जो निकाला गया है वो चाहिए, डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकली आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चन के अंदर वो चाहिए, इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है किसका? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का। किसके थ्रू? म्यू के थ्रू। अगर किसी का डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है और डायपोल मोमेंट में आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू दे रखी है, जैसे थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल तो आप कैसे निकालोगे? आपको दी होगी। प्रैक्टिकल आप कैसे निकालोगे? Q इंटू डी से निकाल सकते हो, इंटू 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से क्वेश्चन करेंगे हम लोग बाद में, है ना। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है। तीसरा, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सिस एंड ट्रांसफॉर्म बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये सिस और ट्रांस दो तरह की फॉर्म होती है। किसके अंदर? आइसोमेरिज्म के अंदर। अगर आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे सिस और ट्रांस दो तरीके की कंडीशन होती है। देखो कैसे होती है। मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके इस तरफ CH3 लगा हुआ है, इस तरफ H लगा हुआ है, इस तरफ CH3 लगा हुआ है, इस तरफ H लगा हुआ है। दूसरी कंडीशन, इस तरफ CH3 लगा हुआ है, इस तरफ H लगा हुआ है, इस तरफ H लगा हुआ है, इस तरफ CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर एक जैसे मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर एक जैसे मॉलिक्यूल लगे हुए हैं तो इसको बोला जाता है सिस फॉर्म, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग मॉलिक्यूल लगे हुए हैं तो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म। देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके एक तरफ CH3 इधर और CH3 इधर, एक तरफ H इधर, एक तरफ H इधर, इसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्म। और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर सेम तरह के मॉलिक्यूल एटम अटैच है, मॉलिक्यूल अटैच है, तो उसको हम बोलेंगे सिस फॉर्म, ठीक है। तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें एक फॉर्म ये होता है सिस और ट्रांस, ठीक है। आगे जाके पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना। सिस और ट्रांस फॉर्म होता है। तो यहां पर सिर्फ इसकी एप्लीकेशन है किसकी? डायपोल मोमेंट की। सिस और ट्रांस फॉर्म में क्या है कि अगर इस सेंट्रल एटम से आप इधर की तरफ देखो, इस सेंट्रल एटम से इस तरफ देखो तो डायपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा, और इस तरफ देखो तो डायपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो आएगा बच्चों, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो आएगा कुछ इस तरफ आएगा, म्यू आर रिजल्टेंट, ठीक है। मान लीजिए इसको हम बोल रहे हैं म्यू ए, इसको बोल रहे हैं हम लोग म्यू बी। तो ये रिजल्टेंट जो निकलेगा इस तरफ निकलेगा, मतलब ये जुड़ेगा। वेक्टर तो पढ़े हम लोगों ने, है ना, फिजिक्स में। तो इस तरफ ये जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूं ट्रांस को देखूं तो यहां पे देखो आप, डायपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है और इसमें डायपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। तो अगर ये कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम लोगों ने देखो कैंसिल आउट करने की कंडीशन में क्या लिखा है यहां पर? म्यू इज इक्वल टू 0।
तो यहां पर म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर जो ज्योमेट्री बन रही है, जो मॉलिक्यूल बन रहा है, ये क्या है, एक तरीके का पोलार मॉलिक्यूल है। सॉरी, म्यू इज इक्वल टू 0 मतलब कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। और ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये एक तरीके का पोलार मॉलिक्यूल। यहां पे ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं है, यहां पे ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, ठीक है, नॉन पोलार के केस में। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस की एक एप्लीकेशन है। तो 3 तरह की एप्लीकेशन आपको ध्यान रखनी है, एक सोलिबिलिटी वाली या फिर ज्योमेट्री वाली, दोनों एक में लिख दिए मैंने, ज्योमेट्री और सोलिबिलिटी। दूसरी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तीसरी सिस और ट्रांस फॉर्म। अब देखो इसके अंदर और भी केसेस बन सकते हैं सिस और ट्रांस में। सिस और ट्रांस में और केस क्या बन सकता है, देखो मान लीजिए मैंने यहां पर C इज इक्वल टू C ले लिया, ये फ्लोरीन ले लिया, ये फ्लोरीन ले लिया, ये क्लोरीन ले लिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये दूसरा एग्जांपल लिया मैंने C इज इक्वल टू C, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। अब बच्चों आप लोग यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर दोनों में ही म्यू जो है 0 नहीं होगा। ये यहां पर सिस फॉर्म है, ये यहां पर ट्रांसफॉर्म है। वहां पर ट्रांसफॉर्म में यहां पर 0 हो रहा था, लेकिन यहां पर ट्रांसफॉर्म में भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां पर दोनों तरफ फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो रिजल्टेंट तो ऊपर जाके जुड़ेगा, ये इधर की साइड म्यू जाएगा, ये इस तरफ म्यू जाएगा, इस तरफ भी म्यू जाएगा, तो रिजल्टेंट तो यहां पर जुड़ जाएगा म्यू आर, ठीक है। तो सिस के अंदर तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा ही, लेकिन इस केस में क्या है, यहां पर रिजल्टेंट तो जाएगा, इस तरफ म्यू जाएगा, इस तरफ भी म्यू की डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर डिफरेंट। तो डिफरेंट होने की वजह से पूरा पूरा एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, पूरा पूरा एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर भी जो म्यू है बच्चों, वो नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 केस है, आपको ध्यान रखना है हमेशा। सिस और ट्रांस में अगर दोनों तरफ सेम एटम जुड़े हुए हैं तो म्यू इज इक्वल टू 0 होगा ट्रांस के अंदर। लेकिन अगर नहीं है, जैसे ये केस है, तो यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो यहां पर ये कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे। जितनी क्लोरीन की कैपेसिटी उतना यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी तो बचेगा। तो बाकी जो बचेगा वो कहां आएगा, यहां आएगा, ट्रांस में, ठीक है। तो ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि ट्रांस में हमेशा जो है डायपोल मोमेंट 0 होता हो। वो डिपेंड करता है कि वहां पे ट्रांस में दोनों तरफ जो है वो मॉलिक्यूल किस टाइप के जुड़े हुए। अगर सेम मॉलिक्यूल है तो 0 होगा, अगर नहीं है तो फिर नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है। चलो एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन कौन से आते हैं, वो आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। एरोमेटिक कंपाउंड के क्वेश्चंस आते हैं, देखो कैसे आते हैं। मान लीजिए मैंने डाइक्लोरोबेंजीन लिया है और डाइक्लोरोबेंजीन को मैंने अलग अलग पोजीशन पे जोड़ दिया है। ये बेंजीन होता है। डाइक्लोरोबेंजीन मान लीजिए मैंने एक यहां पे जोड़ा, एक यहां पे जोड़ा, इसको बोलते हैं पेरा पोजीशन, ठीक है। दूसरा मैंने जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पर, ये क्लोरीन, और तीसरा मैंने जोड़ दिया मेटा पोजीशन पर, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अगर ये 1,4 पोजीशन पे लगे हुए हैं बच्चों, 1,4, 1 2 3 4, 1,4 पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पेरा, ठीक है, पेरा पोजीशन। 1,2 पोजीशन पे अगर लगते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और अगर 1,3 पे लगते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है। तो ये है डाइक्लोरोबेंजीन, कौन सा, पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन,
और ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, गौर से। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है इसमें सब जगह क्या है, कार्बन है। अब एक कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है यहां पर, क्लोरीन। इस जगह पे क्या जुड़ा हुआ, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो डायपोल मोमेंट इधर शिफ्ट होगा, और इसमें भी डायपोल मोमेंट किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो ये दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन है ये कार्बन है जहां पर पॉइंट्स लगे हुए हैं। बेंजीन के अंदर हर जगह पे क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पे कार्बन होते हैं। ये कार्बन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है क्लोरीन की, और डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर भी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में, देखो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, तो कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट किया तो म्यू हो गया यहां पर नॉट, म्यू हो गया यहां पर 0। ठीक है, अब यहां पे दोनों में देखो, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो म्यू यहां पर जा रहा है और म्यू यहां पर भी, और इन दोनों में भी देखोगे तो म्यू यहां पर जा रहा है, म्यू यहां पर भी जा रहा है। इन दोनों केस में जो रिजल्टेंट है बच्चों वो कुछ इस टाइप में निकलेगा, यहां से म्यू आर। यहां पर भी क्या है, रिजल्टेंट इस तरफ निकलेगा म्यू आर। और ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा, डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। यहां पर भी किस पे डिपेंड करेंगे, कॉस थीटा। मतलब कि इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड करेंगे, थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो रहे। और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का जो म्यू आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि कोई ना कोई थीटा वैल्यू तो वहां पर आएगी ही सही। ठीक है, एक एंगल वहां पे बन रहा है, थीटा वहां पर बन रहा है। क्लियर है, तो इन दोनों के अंदर म्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है दोनों, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये रहेंगे नॉन पोलार, ये रहेंगे नॉन पोलार। और यहां पर म्यू इज इक्वल टू 0 है, इसलिए ये रहेगा बच्चों पोलार। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को करना, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर हमेशा ही एरोमेटिक यौगिक में अगर एक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो हमेशा ही 0 हो। डिपेंड करता है कि यहां पर दोनों सेम एटम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। अगर यहां पे दोनों तरफ क्लोरीन लग रहे हैं तो यहां पर पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने यहां पर क्लोरीन लगा दिया, यहां पर फ्लोरीन लगा दिया, तो पूरा एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा पैरा की कंडीशन में यहां पर 0 हो यह भी जरूरी नहीं है, जैसे कि अभी हम लोगों ने सिस और ट्रांसफॉर्म देखा था। ठीक है, कंडीशन है कि दोनों तरफ क्या होने चाहिए, सेम एटम लगने चाहिए। सेम एटम नहीं लगेगा तो वहां पर 0 नहीं हो पाएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो कैंसिल आउट करेंगे तभी वहां पर जो डायपोल मोमेंट रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म थे किसके, डायपोल मोमेंट के। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी एक बाकी रह गया है, कल मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा के और एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर जहां से बनते हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे मैंने आपको बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा दिए हैं तो आपको क्वेश्चन करने में इजीनेस रहेगी, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो भी बॉन्ड पैरामीटर से रिलेट होते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और मैंने जितने भी बॉन्ड पैरामीटर कराए वहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर के साथ में एप्लीकेशन उनकी जरूर बताइए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड पैरामीटर्स, सब में मैंने बॉन्ड ऑर्डर को इंक्लूड किया है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर वहां से भी निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग वहां पर भी निकालेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसका करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।